college is a normal education. Once NEP was implemented, then they were offered 4th year in the college. And sir, out of these 62 students have taken admission, express confidence in college. चलिए शांतनु जी से अनुरोध है कि वह तमाम योग के चीफ सेक्रेटरी केंद्र Islamic University of Science and Technology. Now I would like to invite Professor Dinesh Singh, the Vice Chairman, Higher Education Council, Government of Secretary Shantanu ji, distinguished guests of the day and in the audience, college principals, faculty, if there are any students, I see lots of young faces, but at my age everybody appears young. Ladies and gentlemen, I am delighted and honored to be present here today. And the occasion becomes special when the Honorable Lieutenant Governor decides to attend. And I'll tell you why I say this. I'm not trying to flatter him. I don't need to flatter him. In all these years that I have been associated with the Jammu and Kashmir Higher Education Council, it's 3 years now, I have seen nothing but enlightenment and encouragement. Every time we sit with him, new ideas emerge. And when artificial intelligence, data science, biotechnology, climate studies. आज का युग टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग का युग है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अर्थ केवल स्मार्ट क्लासरूम या ऑनलाइन कंटेंट नहीं है। इसका अर्थ है स्मार्ट थिंकिंग और स्मार्ट टीचिंग। और जिन 4 पिलर्स की बात अभी प्रोफेसर दिनेश सिंह जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो बेहद महत्वपूर्ण है इस तरीके की दिशा की ओर शिक्षा को अग्रसर करने। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा, वो किसी भी रीजन का हो, किसी भी बैकग्राउंड। हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एसीएस हायर एजुकेशन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है वर्ष भर में ये पहला बड़ा कार्यक्रम है एनईपी को लेकर के। दोनों जी ने कविता बनाई, मैंने कहा मैं भी 2 लाइन लिख देता हूँ। जिस तरह में लिखा कि शिक्षा के असर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, तो आपने कहा उसी को मैंने दूसरे भाषण में कहा। मित्रों, 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ थी। पिछले 5 वर्षों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल तथा हायर एजुकेशन के परिदृश्य में काफी कुछ बदलाव किया है और अब जरूरत है कि हमें विचार करना चाहिए कि जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने उसका संकेत मुझे लगता है अपने उद्बोधन में दिया है। स्वाभाविक रूप से जो कुछ हमें हासिल करना था, एक ऐसे हॉलिस्टिक और इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम हम जम्मू कश्मीर में बना सके। जब हम खुद आत्मावलोचन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हमें ईमानदारी से समझ में आता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। इन वर्षों के परिवर्तन का अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ में आएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो परिवर्तन स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हुए हैं, पहले शायद ये नहीं हो रहे थे। लेकिन ये भी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो परिवर्तन हम करना चाहते थे, हम उसका ईमानदारी से मूल्यांकन करें, वो हम कर पाए या नहीं कर पाए। और इसलिए अगर कोई भी विचार करेगा तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति नीति हो सकती है
क्योंकि पहली बार एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमें मिली है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर को देश के एस्पिरेशन के साथ अलाइन करने में सहयोग कर सकती है। मैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। एक बार संवाद के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में लगभग 5 वर्ष से ज्यादा समय लगा था। लाखों स्टेक होल्डर्स के सुझावों का निचोड़ लेकर के ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था, और इसलिए ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण की परिलक्षित होता है, और जिसे हम गर्व से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला भी हो सकता है। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर हो सकता है। एक ऐसे एजुकेशन सेक्टर को काफी हद तक डेवलप करने में सफल हो सकता है जो न केवल नॉलेज प्रदान करे बल्कि अमृत पीढ़ी के चरित्र निर्माण के साथ साथ हमारे बच्चों के संस्कार, संवैधानिक मूल्यों को भी स्थापित कर सकता है। अगर स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र को देखें तो इसमें भी अनेक बदलाव हुए हैं, कई क्रांतिकारी निर्णय हुए। आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों का अपग्रेडेशन, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला, बच्चों को खेल खेलने और गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की परंपरा, ये रिवाइव करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा कम से कम क्लास 5 तक के छात्रों को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस में शिक्षा देने का प्रोत्साहन मिले, ये कोशिश हो रही है। समान और समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है, और बच्चों में कैसे साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर सकते हैं, इसके लिए भी काफी, चाहे वाटर टिंकरिंग लैब हो, स्किल बेस्ड एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो। मुझे लगता है कि एक उज्ज्वल भारत की मजबूत नींव रखने का प्रयत्न हो रहा है। अब जिस रिसर्च में 21वीं सदी की रियलिटी प्रतिबिंबित न हो रही, जो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट न कर रहे हैं, उन्हें क्या हमें चलाना चाहिए या बंद करना चाहिए, ये सोचने का समय आ गया है। क्योंकि रियल वर्ल्ड के एकेडमिक सिद्धांत से उनका लेना देना है या नहीं है। मैं मिशिगन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उनका डिपार्टमेंट एक इंजीनियरिंग कंपनी की तरह ऑपरेट करता है। सभी टीचर्स प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करते हैं और स्टूडेंट टीम में वर्कर्स की तरह काम करते हैं। सभी सब्जेक्ट वर्कशॉप में पढ़ाए जाते हैं। पीछे से मोटर चलने की आवाज आती है। रियल टाइम में स्टूडेंट्स को एकेडमिक थियरी और उसके प्रैक्टिकल के तौर पर सीखने का एक अवसर मिलता है। और ऐसे वातावरण से निकला एक स्टूडेंट न सिर्फ किसी कंपनी के लिए बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक अनमोल हीरा साबित होता है। दूसरी एक बात मेरे ध्यान में आती है, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस मात्र किसी एक डिसिप्लिन में नॉलेज ट्रांसफर करने के माध्यम नहीं है। अभी तक दिनेश सिंह ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उसमें समय नहीं ज्यादा लगाऊंगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने स्टूडेंट्स आपके कैंपस नहीं आते हैं। उसके पास आज इंफॉर्मेशन का बड़ा भारी भंडार है। मोबाइल फोन लगभग अधिकांश के पास है। वो अपनी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करने आता है, अपना संदेह, अपने डाउट मिटाने आता है, कुछ नया खोज करने आता है। वो कैंपस के इंटेलेक्चुअल नेटवर्क का हिस्सा बनने ही आना चाहता है और स्टूडेंट्स को अक्रॉस द डिसिप्लिन सोचने का अवसर हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए विचार का विषय है।
वही कैंपस भविष्य में प्रासंगिक होंगे जो स्टूडेंट्स की नई खोज, कुछ नया विजन प्राप्त करने की भूख को बढ़ा सके और शांत कर सके। इसी भावना के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच पर जम्मू कश्मीर में काम काफी हुआ है। इसे और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ वर्ष पहले 1500 बिजनेस लीडर्स का एक सर्वे किया। सर्वे का सवाल यह था कि कौन से दो सब्जेक्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए। सर्वे का जो रिजल्ट था वो बड़ा चौंकाने वाला था। पहला सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा था कल्चर। और ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। उन दो विषयों की ओर इशारा कर रहा है जो भविष्य में मानवता के लिए बड़े जरूरी होंगे, आवश्यक होंगे। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बड़ी कंपनी सिर्फ तकनीक से नहीं बनती, बल्कि उनके कल्चर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बड़े मशहूर राइटर थॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने लिखा कि विश्व की दो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और आर्ट ने मिलकर के बनाया है। मैं मानता हूं कि चाहे साइंस हो या ह्यूमैनिटीज की डिग्री हो, इन दोनों के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, स्टूडेंट के व्यक्तिगत खोज की राह को आसान करना और दूसरा, उनके प्रोफेशनल एक्सीलेंस का मजबूत आधार तैयार करना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करिकुलम, प्रैक्टिकल और इनोवेटिव अप्रोच ये बड़ा आवश्यक है। और इसलिए सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टाइम बाउंड मैनर में डिजाइन और ऑन डिग्री जैसे इनोवेटिव प्रोग्राम कितना जल्दी से जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हो सकता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में भी इसको लेकर के कुछ सवाल होंगे, कुछ संदेह होंगे। उसके लिए अनेक हमारे वाइस चांसलर्स हैं जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम अपने अपने कॉलेजेज में एक डेडिकेटेड टीम बना सकते हैं जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सवालों का जवाब दे सकती हो, समाधान कर सकती हो उनके संदेह का। मैं समझता हूं कि विभिन्न कारणों से जिस प्रकार आज पूरी दुनिया में परिवर्तन देखा जा रहा है, उस स्थिति में डिजाइन और ऑन डिग्री मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी का सबसे सशक्त टूल और सपोर्ट सिस्टम साबित होने वाला है। ये सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी के मुताबिक उसे प्रोडक्टिव बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया इसे मैं मानता हूँ। और इसलिए आज यहाँ उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं और टाइम बाउंड मैनर में इसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं। हम देख रहे हैं आज बदलाव की तेज गति, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते पेनिट्रेशन जैसे अनेक मुद्दों की वजह से विश्व के बड़े बड़े कैंपस में सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब हायर एजुकेशन सेक्टर का भविष्य क्या है। और ईमानदारी से देखें हम आज इस विषय पर भविष्यवाणी करने की हिम्मत कोई नहीं कर। टीचर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कर सकते वो क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं उसमें हर वर्ष कितना परिवर्तन करना। तो ये रेगुलर चलने वाला काम हमने बना लिया, भजे का प्रस्ताव किसी को पढ़ाएंगे तो इससे काम नहीं होने वाला। आजकल ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स और उनके पेरेंट्स बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम मालूम है और वो एल्गोरिथम ही आने वाले कुछ वर्षों में इतना परिवर्तन लाने वाला है कि 10 साल बाद के भविष्य और विश्व के स्वरूप के बारे में शायद भविष्यवाणी करने में भी कोई समर्थ नहीं है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना भी पेनिट्रेशन क्यों न हो जाए, आने वाले भविष्य में कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस में
क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और दो अन्य पहलू प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कभी भी इररिलेवेंट नहीं होने वाले। और यही वो सिद्धांत है जो हर एक स्टूडेंट को नए आइडियाज, नए इनोवेशन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को परिवर्तन के अनुसार खुद को रीइन्वेंट करने के लिए भी साधन मुहैया करा सकते हैं। और इसलिए कैंपस में हो रहे परिवर्तन में इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना होगा, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की कैपेबिलिटी हम कैसे दे पाए। टेक्नोलॉजी में हो रहे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक डिजाइनर को क्लासरूम डिजाइन बनाने का एक ऑर्डर मिला और इसके प्रिंसिपल साहब ने कहा उसे अपने ऑफिस में वो डिजाइन लगानी है जिसे देख करके 2050 का क्लासरूम कैसा होगा ये हम सोच सकें या लोगों को बता सकें। परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि आज का स्टूडेंट फ्यूचर का बेहतरीन प्रोफेशनल बन सके, विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता का योगदान दे सके। मैं समझता हूँ मोटे तौर पर जो मुझे समझ में आया मैंने वो बातें कही हैं जो हमारे हायर एजुकेशन की समस्या है। मुझे लगता है इसकी चर्चा भी 2 दिन में खुल के होनी चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं हम नहीं समझते हैं तो समाधान भी नहीं निकलता है। और कभी कभी लिहाज में हम सोचते हैं कि सर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, डी साहब बैठे हैं, हम कैसे कहें, वैसे हम लोग साहब हैं, ये एसीएस हायर एजुकेशन क्या सोचेंगे, सोचेंगे तो सोचेंगे, लेकिन अगर वास्तव में जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन लैंडस्केप को हमें बदलना हम चाहते हैं और विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर के योगदान को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध होगा साहब जी इस पर खुल करके चर्चा हो, उसे नोट किया जाए, जो समाधान हम कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सबका समाधान नहीं, क्योंकि हम जब विश्लिष्ट बनाते हैं तो ऐसी चीजें डाल देते हैं कि अब सब आ ही आता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सुझाव देते समय मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमें विचार करना चाहिए और 2 दिन में जो फ्यूचर रोड मैप हम बनाएंगे उसकी टाइमलाइन भी अगर हम तय कर सकें और केवल तय नहीं कर सकें बल्कि एक समय सीमा बना सकें कि 2 महीने 3 महीने में रिव्यू करेंगे जो हमने लक्ष्य तय किया उसमें कहाँ तक पहुंचे, कमी आ गई तो क्यों आ गई उस कारणों पर विचार करें। रिसोर्स की शेयरिंग बड़ी जरूरी है। इस बात किसी यूनिवर्सिटी के पास कुछ होगा, हर यूनिवर्सिटी के पास सब कुछ हो जाए, मैं समझता हूँ ये संभव नहीं। एक दूसरे के साथ मिलकर के और अधिक भारत सरकार के भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये बातें हम कर सके तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकेंगे। कुछ लोग हैं जो राष्ट्र के नाम ही संदेश देते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों पर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं कि हमें अपना काम करना चाहिए। राष्ट्र के संदेश देने वाले लोगों का काम है अपना राष्ट्र के नाम संदेश देना। हमारा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन सेक्टर को कैसे हम जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से एडीपी के अनुकूल बना सके ताकि आने वाले दिनों में देश में निश्चित रूप से हम गर्व से प्रसन्नता पूर्वक कर सकें। एनईपी को हमने सही मायने में इम्प्लीमेंट किया है, कागजों में नहीं, व्यवहारिक रूप से। इतनी ही बात करते हुए आयोजन के लिए मैं एजुकेशन की पूरी टीम और जिन लोगों ने भी इस आयोजन में हिस्सेदारी की है